जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो कल होमवर्क नहीं दिया गया था और आज संडे है और संडे को स्पेशल जो है ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से संडे मैं बनाने के लिए न आपका संडे न हमारा संडे, सिर्फ साइंस का संडे होने वाला है। और साइंस की बात कीजिएगा तो आपको ये बताते चले जो कि दृष्टि पब्लिकेशन का जो सामान्य विज्ञान आता है, जो कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, ग्रीन कलर का बुक, क्विक बुक जो नाम से प्रसिद्ध है, उसका पूरा जो है ना, जो कि अभी एएलपी का CBT2 का एग्ज़ाम जिस मतलब उसका भी तैयारी होने के साथ साथ टेक्नीशियन को लेके जो है स्पेशल सीरीज चलते आ रहा है। और उसी के साथ साथ जो है दृष्टि पब्लिकेशन का साइंस का बुक का जो रिवीजन जो है वो पूरा जो है रिवीजन कराने का 1 घंटा के इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी अभी तक हमारे इस एफएमएससी चैनल से नहीं जुड़े हैं, पहले तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने का प्रयास किए ताकि सभी साथी जो है इस वीडियो से जुड़ जाए। तो जो कि हर दिन के भांति वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है और कल भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्णिमा 2 का जो है इसका निर्माण किस वर्ष किया गया था। तो इसका सही जवाब जो है वो 1984, जो कि 10 मई 1984 का इसका निर्माण किया गया था। इसमें बहुत सारे साथी जवाब दिए हैं, लेकिन जो सबसे तेज जवाब देते हैं उनका नाम हमारे ग्रुप डिस्कशन टीम के द्वारा लाया जाता है। इसी में आज सबसे पहले जो जवाब दिए हैं उनका नाम हो जाएगा, ये आज सबसे पहले जवाब दिए हैं प्रशांत बाबू जी हो जाएंगे, जो कि पटना से जवाब दिए हैं। और दूसरे स्थान पर जो हो जाएंगे वो विनय भारती जी हो जाएंगे। तीसरे स्थान पे सुबोध कुमार जी है, जो कि पचपैका से है। चौथे स्थान पे परवीन कुमार जी, जो कि तमिलनाडु से हैं। और 5वें स्थान पे राकेश यादव जी हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग क्यूज के अंत तक बने रहते हैं, वीडियो को पूरा सुनते हैं और क्यूज के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सही जवाब देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जो है वो हर ग्रुप में कर दिया कीजिए ताकि सभी साथी को इससे लाभ मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है और पहले फिजिक्स है, उसका केमिस्ट्री देखने को मिलेगा और लास्ट में आपको जो है वो बायोलॉजी भी देखने को मिलेगा। मतलब एक ही वीडियो में जो है ना आपको शुरू से लेकर अंत तक जो है दृष्टि पब्लिकेशन के बुक का जो है वो निचोड़ देखने को मिलने वाला। तो बताइएगा, हाँ साइंस में होने वाला है। बताइएगा फिजिक्स शब्द जो है ना, यह फिजिक्स शब्द ये किस भाषा से लिया गया है? ये ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ जो होता है ना प्रकृति या प्राकृतिक चीजें होती है। चलिए आगे बताइएगा। क्वेश्चन है कि वे भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वो क्या कहलाती है? वो अदिश राशि कहलाती है। और इसमें दोनों मिलेगा उसको अदिश राशि कहते हैं। बताइएगा दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है। शक्ति कैसी राशि है? अदिश राशि। संवेग कैसी राशि है? क्या बोल रहे हैं? संवेग सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा? वो सदिश हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए जो अंकिक मान दिया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? मापन कहा जाता है। क्या बात है? उसी को मापन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लंबाई का मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। और समय का मात्रक सेकेंड। मतलब ये सारा क्वेश्चन जो है नहीं तक जिंदगी में यही सब पढ़ते आ रहे हैं, उसका फिर से रिवीजन कराया जा रहा है। मतलब आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसा उद्देश्य लगने वाला है कि जो इजी क्वेश्चन आप जो एग्जाम में कन्फ्यूजिया जाते हैं तो कन्फ्यूजिया के जो आप यहाँ गलत जो है वहाँ नहीं कर सकते हैं। जो बार बार सुनते रहिएगा ना तो बात में माथा में हमारे बात याद आएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर होगा। ठीक है। आगे बताइएगा वेग का मात्रक जो है क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। देखिए वेग बोले फंस गया ना, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। बताइए संवेग जो है इसका सही मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान गुने वेग होता है एम गुने भी, तो एम क्या हो जाएगा? किलोग्राम, और वेग का मीटर प्रति सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चलिए आगे बताइए कार्य फॉर्मूला क्या होता है? WT वो शक्ति बराबर होता है, कार्य बराबर जो है ना बल गुने विस्थापन होता है, यानी बल गुने विस्थापन बोलिए या FS cos थीटा होता है। ठीक है। आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि महत्तम काम के लिए जो है मैक्सिमम काम के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। और ऋणात्मक काम के लिए 180 डिग्री। और कोई काम नहीं होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे बताइए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। चलिए 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10 के पावर -9 हो जाता है। ठीक है। और एक पिको में कितना होता है? -12 होता है। फेम्टो में कितना होता है? -15 हो जाएगा। माइक्रो में कितना होता है? -6। याद है अरविंद बाबू? माइक्रो में -6 होता है। लड़का बोला था -3। माइक्रो में कितना? 10 के पावर -6 मीटर होता है। आगे बताइएगा कि
लंबाई का जो है ना सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। क्या बात है सर, दिल जीत रहे हैं। लंबाई का मात्रक लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर हो जाएगा और सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और सीजीएस मात्रक पूछ देगा तो सिर्फ ग्राम। बहुत अच्छा जवाब। समय का क्या हो जाएगा? सेकेंड। इसका एसआई और सीजीएस दोनों क्या होता है? सेकेंड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो ध्वनि की तीव्रता मापने में किसका उपयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर का। वो तीव्रता का मात्रक, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक हो जाता है ना, उसको डेसिबल कहते हैं। लेकिन ध्वनि की तीव्रता को मापेंगे किस में मापते हैं? ऑडियोमीटर में मापते हैं। और एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था कि चली गई दूरी जो है ना उसको किस में मापते हैं? वो ऑडियोमीटर में मापते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा कि वायु की दिशा ज्ञात करने में किसका उपयोग करते हैं? ये विंड वेन का उपयोग करते हैं। विंड वेन का उपयोग करते हैं। वायु की गति पूछेगा ना तो हो जाएगा एनीमोमीटर। वायु की गति पूछेगा तो एनीमोमीटर। और वायु की दिशा पूछेगा तो विंड वेन के द्वारा निकाल। एकदम नजदीक नजदीक से आप घूम के आ सकते हैं, ये वाला बात है। आगे बताएगा विद्युत धारा मापने में किसका उपयोग करते हैं? मीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत कौन दिए थे? ये देखिए फंस गए ना, ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। और सिर्फ जो है ना क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, समझने वाली बात है, बस समझ का फेर है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें प्रकाश लगता है और उसमें प्रकाश नहीं लगता है। प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत था इसी के द्वारा बोला गया था कि प्रकाश जो है ना छोटे छोटे बंडल के रूप में रहते हैं। प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत बोला गया था ये बोला गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा बोला गया था। आगे बताइएगा कि प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं? लक्स मीटर से। किससे मापते हैं? लक्स मीटर से मापते हैं। और दूध की घनत्व या सापेक्ष तीव्रता मापेंगे तो ये लैक्टोमीटर से मापेंगे। ठीक है, आगे बताइएगा कि तापमान मापने में किसका उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर का। केल्विन का नहीं, थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और सोने की शुद्धता किसे मापते हैं? कैरेटोमीटर से। और रक्तचाप किसे मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। चलिए बताइएगा सौर विकिरण किसे मापा जाता है? पायरोमीटर। पायरोमीटर नहीं, पायरोमीटर से मापा जाता है। और झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ हो जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि हृदय की ध्वनि सुनने में किसका उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का उपयोग जो हृदय की धड़कन को सुनने में किया जाता है। बताइएगा भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है जो हवा की आर्द्रता किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर। हवा की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। बताइएगा विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में किसका उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने के लिए। और विद्युत धारा को जो मापने के लिए पूछेगा तो आमीटर का उपयोग किया जाता है। और आमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष का मान अगर मीटर में पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 9.46 × 10⁻15 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, और 3 × 10⁴ जो है ना, 3 × 10⁻6 जो है 10⁻16 मीटर जो एक पार्सेक के बराबर हो जाता है। एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर हो जाएगा। चलिए, और एक मोल में एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एकदम सही है, 6.022 × 10⁻23 हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि एक चंद्रमास में कितना दिन होता है? 28 दिन। एक चंद्रमास में 28 दिन होगा या आपको 4 सप्ताह हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा एक सौर मास में कितना दिन होता है? 30 दिन, 29 दिन, 28 दिन, उसके बाद 31 दिन भी जो है हो सकता है। फरवरी में 28 या 29 हो जाएगा। आगे बताइएगा पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? मोल हो जाएगा। ठीक, और समतल कोण का मात्रक क्या हो जाएगा? समतल कोण का रेडियन। समतल कोण रेडियन। ठोस कोण पूछेगा ना, ठोस हमेशा स्टे रहता है। ठोस हमेशा स्टे, ठोस स्टे रुका रहेगा, ठोस हमेशा स्टे रेडियन। और समतल कोण का रेडियन हो जाएगा। बताइए 1 HP में कितना वाट होता है? 741 वाट। और मशीनों की दक्षता किसे मापा जाता है? HP यानी हॉर्स पावर में मापा जाता है। चलिए आगे बताइए जूल जो है ना, जूल जो है यह किसका मात्रक हो जाएगा? ऊर्जा का भी हो जाएगा। और ये जो है ना कार्य का भी हो जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि पारसेक किसका मात्रक हो जाएगा? ये दूरी का हो जाएगा। बताइएगा बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। ये तो बउआ वाला है। बताइएगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी, खगोलीय दूरी का हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है जो दूरी कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। और दूरी जो है ना यह हमेशा नेगेटिव होती है ना, ये कैसी होती है? दूरी हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा
कि विस्थापन क्या क्या हो सकता है? हाँ एकदम नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और शून्य भी हो सकता है। तभी ना शून्य होता है तो काम क्या होता है? जीरो हो जाता है। चलिए आगे बताएगा, चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। और त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है? हाँ v माइनस यू बटे डी हो जाता है। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एम ए। बल बराबर एम ए, एम ए, एम से मतलब मास, ए से त्वरण हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि बल वह कारण है जो किसी भी वस्तु में जो है ना परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। इसको कौन सा नियम कहते हैं? ये प्रथम नियम हो जाएगा, यानी न्यूटन के गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम बोल सकते हैं। और इसी को बल का परिभाषा भी जो है वो कहा गया। इस पे कहा भी गया कि बल का परिभाषा जो है प्रथम नियम से मिलता है और व्यंजक की बात कीजिएगा तो दूसरे नियम से मिलता है। और एक और बात ये होता है कि बल का जो है ना, ये सबसे पहले व्याख्या जो है बल के नियम का व्याख्या किसके द्वारा किया गया था? गैलीलियो के द्वारा किया था। लेकिन परिभाषा जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? ये गति के नियम पूछेगा ना तो ये न्यूटन के द्वारा जो है वो दिया गया था। लेकिन व्याख्या सबसे पहले कौन किए थे? गैलीलियो बाबा के द्वारा किया गया था। इसलिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जो है गैलीलियो का नियम भी जो है वो कहा जाता है। कोई दिक्कत? आगे डोले। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उत्तोलक जो होता है ना, उत्तोलक, उसमें उपयोग करने के जो बल लगाया जाता है, उत्तोलक पर जो बल लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? आयास कहते हैं। क्या कहते हैं? आयास कहा जाता है। और जो उत्तोलक जो है ना, जिस वस्तु को उठाए हुए रहता है उसको क्या कहते हैं? भार कहते हैं। क्या कहते हैं? भार कहा जाता है। और भार का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। भार का मात्रा क्या होता है? न्यूटन हो जाएगा। और ये भार कैसी राशि है? सदिश राशि है। जिसका मात्रा न्यूटन हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि कैसी होगी? सदिश राशि जो है वो हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा कि रेखीय वेग बराबर सूत्र क्या होता है? ये वृत्त की त्रिज्या, कोणीय वेग गुने वृत्त की त्रिज्या जो है यह हो जाएगी। और संवेग बराबर सीधा फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण, सॉरी द्रव्यमान गुने वेग, m गुने v हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि कैंची, झूला, हैंड पंप, झूला समझिएगा झूला वाला, ये सब कैसे उस श्रेणी का उदाहरण है? ये सभी प्रथम श्रेणी का जो है वो उदाहरण हो जाएगा। आगे बताएगा नींबू निचोड़ने का मशीन हो जाएगा तो दूसरी श्रेणी का हो जाएगा। ठीक है आगे बताइएगा, जो स्टेपलर, चिमटा और मनुष्य का हाथ, ये कैसा होगा? तीसरे नियम का होगा। बताइएगा वकील साहब, एक क्वेश्चन हमारे दिल में बहुत जैसे खटक रहा है कि अगर यांत्रिक लाभ जो है ना अगर एक से कम हो रहा है, एक से कम हो रहा है तो वो किस श्रेणी का उत्तोलक होगा? ये तीसरे श्रेणी का होगा। देखिए फंस गए ना, देखिए यही तो फंसाता है। यांत्रिक लाभ अगर हो रहा है तो एक से कम हो रहा है तो क्या हो रहा है? तीसरा हो रहा है। अगर एक से बड़ा हो जाएगा तो दूसरा हो जाएगा। बहुत किन्ने कर रहा है तो किसमें होगा? पहला में हो जाएगा। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो रहा है तो पहला में हो जाएगा, दूसरा में एक से बड़ा और तीसरा में एक से छोटा होगा। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन पूछता है ना तो ऑप्शन में आपको तीनों ऑप्शन देगा, ठीक है ना? आप सोच के मारेगा, माथा नोच के मारेगा तो आप गलती मार दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत को फॉलो करता है? ये रेखीय संवेग संरक्षण और न्यूटन के तीसरे नियम को जो है ये फॉलो करता है। चलिए आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि संवेग संरक्षण के कारण ही, अगर होता है तो बताना है, नहीं होता तो ही बताना है। संवेग संरक्षण के कारण ही क्या है? ऐसा हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे हो जाती है, ये इसके कारण ही ऐसा होता है। इसके कारण भी क्या होता है? होता है, क्योंकि ये भी न्यूटन के तीसरे नियम क्या करता है? पालन जो है वो करता है। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि रस्सी पर करतब जो दिखाते रहता है, जो कि देखते होगा मदारी और लाठी से क्या करता है? वो अपने आप को कंट्रोल जो बनाए रखता है। वो लाठी जो होता है ना, ये किसके फॉलो करता है? वो जड़त्व आघूर्ण को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? जड़त्व आघूर्ण को फॉलो करता है, जिसके कारण जो है पैर के मतलब रस्सी उसका क्या रहता है? जड़त्व में रहता है, गति में रहता है। उसका पैर भी गति में रहता है, लेकिन उसका ऊपर वाला बैलेंस जो है वो विराम में रहता है। तो वो जड़त्व के आघूर्ण के नियम को फॉलो करता है, तभी उसका बैलेंस क्या रहता है? बना रहता है। पूछता है कि मदारी अगर कर्तव्य दिखा रहा है, कर्तव्य रस्सी पर कर्तव्य दिखाता हुआ एक व्यक्ति किस नियम को पालन करता है? तो जड़त्व आघूर्ण के नियम को पालन करता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन है कि जो रिंच द्वारा जो है नट बोल्ट को आसानी से घुमाते हैं, इसमें कौन सा आघूर्ण लगेगा? बल आघूर्ण या जड़त्व आघूर्ण? ये बल आघूर्ण को फॉलो करता है। अगर रिंच से आसानी से कोई नट बोल्ट ढीला करे या टाइट कर रहा है तो वो बल आघूर्ण को जो है वो काम करता है। चलिए आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि जो हैंडपंप के हत्थे को लंबा रखा जाता है ताकि क्या हो? उस पर जो है बल आघूर्ण है। इससे हैंडपंप चलाने में क्या होती है? आसानी होती है। और बल आघूर्ण वाला फॉर्मूला भी होता है F गुने
एल, यानी बल गुने बल की दिशा में उसकी लंबाई या उसकी भुजा भी बोल सकते हैं, ताकि उस जितना लंबा रहेगा उसको चलाने में उतना क्या होगा, आसानी जो है, ऐसा होता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन है कि दूध से, किससे, दूध से मक्खन जो निकाला जाता है या किस नियम को फॉलो करता है, ये अपकेंद्रीय बल को फॉलो करता है। चलिए आगे बताइएगा कि अधिकतम ऊंचाई के लिए प्रक्षेप्य गति का डिग्री का मान पूछेगा तो 90 डिग्री, अधिकतम ऊंचाई पूछ रहे हैं, अधिकतम दूरी पूछ देंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन है केपलर जो है अपने नियमों में कितने नियम को फॉलो किए थे, 3 गो नियम दिए थे। और यह जो नियम दिए थे, पहला नियम जो था, पहला नियम जो है इसमें बताना है आपको, पहला नहीं बोलिए ना, पहला नियम ये बताइएगा कि इसमें किसको मुखिया माना गया था, ये सूर्य को क्या माना गया था, मुखिया माना गया था। और उसके चारों तरफ जो है दीर्घवृत्ताकार में चक्कर काट रहे हैं और सूर्य एक फोकस पर स्थित है, ये कौन सा नियम हो जाएगा, प्रथम नियम हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन है जो T² समानुपाती RQ, यह न्यूटन केपलर के किस नियम को फॉलो करता है, तीसरे नियम को फॉलो करता है। इसी में आपको जो ना ऑप्शन में दे देता है कि T को T के पावर 3 दे देगा और R के पावर स्क्वायर दे देता है। इसमें फंसिएगा, T में क्या को डंडा होता है, 2 गो, T में क्या को डंडा, 2 गो, तो T पर क्या पावर रहेगा, 2 गो। ऐसे याद रखिए, T पर 2 गो डंडा रहता है, T² होता है, और बाकी R में 3 गो डंडा मिलकर R बनता है, तो R पे क्या रहता है, Q रहता है। इसलिए T² समानुपाती RQ जो है केपलर के तीसरे नियम को जो है वो फॉलो करता है। और इसके हिसाब से ये होता है कि याद रखने का तरीका है, इसमें कोई मतलब कोई लॉजिक नहीं अगला। और इसमें ये होता है, क्या होता है, ये होता है इसके हिसाब से कि कोई भी ग्रह जो है जितना नजदीक रहेगा सूर्य के, उतना उसको समय क्या लगेगा, कम लगेगा, और जो बहुत तक दूर रहेगा सूर्य से उसको परिक्रमण करने में अधिक समय लगेगा। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि सबसे पहले जो है ना गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसके द्वारा बताया गया था, न्यूटन के द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा बताया गया था, न्यूटन के द्वारा बताया गया था। और गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि किन्हीं 2 पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण। और उस पिंड में अगर एक पिंड पृथ्वी हो जाए तो क्या कहेंगे, उसको गुरुत्व बल कहा जाता है। क्वेश्चन भी पूछता है कि अगर पेड़ से, किससे, पेड़ से अगर फल गिर रहा है तो उसमें कौन सा बल लगेगा, ऑप्शन सुनिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा हमेशा गुरुत्व बल। आप लोग कंफ्यूजिया के जी रहे हैं अभी, फिर बताते इसमें क्या होता है कि हम बताए भी थे कि गुरुत्व बल में क्या होता है कि एक बल जो है, एक पिंड क्या होगा, हमेशा पृथ्वी स्थिर रहेगा, पृथ्वी रहेगा, ठीक है ना। तो पृथ्वी जब भी रहेगा, दूसरा पिंड में जैसे ही एक पिंड पृथ्वी हो जाएगा तो उस पर हमेशा कौन सा बल रहेगा, गुरुत्व बल रहेगा। ऑप्शन में यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल भी रहेगा, उसको नहीं मार के आना है, हमेशा किसको मारना है, गुरुत्व बल को, जो कि इसमें दूसरा पिंड में क्या हो रहा है, पृथ्वी हो रहा है। अगर 2 पिंडों के बीच अगर आकर्षण बल लग रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा पिंड में अगर कोई एक पिंड पृथ्वी बन जाए तो उसको क्या कहेंगे, गुरुत्व बल हो जाएगा। कोई दिक्कत वकील साहब, आगे डोले। चलिए अगला क्वेश्चन बताया कि स्मॉल जी का मान कितना होता है, 9.8, और इसका मात्रक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है यह हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा कि पृथ्वी की त्रिज्या जो है ना कितनी होती है, लगभग में 1.74 गुने 10 के पावर 16 मीटर जो है, सॉरी चंद्रमा की त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी होती है, 1.74 गुना 10 के पावर 16 मीटर जो है चंद्रमा की त्रिज्या होती है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि पृथ्वी का लगभग मान चंद्रमा पर कितना हो जाता है, 1/6, भार के हिसाब से कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। और चंद्रमा पर पलायन वेग कितना हो जाता है इसका, 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और इसी का पूछेगा अगर जो है क्या कहते हैं पृथ्वी पर कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि लोलक या पेंडुलम के लिए जो है ना एक सूत्र निकाला गया है, टी बराबर जो है जिसमें आवर्त काल वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2π√LY/g जो हो जाएगा। इसमें जो है टी हो जाएगा आवर्त काल, उसके बाद एल जो है ना वो क्या हो जाएगा, ये गुरुत्वीय त्वरण, एल जो है लोलक की लंबाई, और स्मॉल जी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। और पाई का मान तो सब लोग जानते हैं, इससे कोई वंचित नहीं है। इसका पाई का मान किसके द्वारा दिया गया था, आर्यभट्ट महोदय द्वारा जो है वो दिया गया था। आगे बताइएगा कि विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा और अश्मा ऊर्जा में स्थानांतरण जो है किसके द्वारा किया जाता है, ये विद्युत बल्ब के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बताइएगा कि यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में अगर बदल रहे हैं तो वो कौन बदलेगा, उसको डायनेमो बदलता है। ठीक है, बताइएगा कि उष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है तो इंजन होगा, क्या होगा, इंजन हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि
हाँ वाष्प इंजन होगा उष्मा वाला से। बताइएगा कि इस स्थितिज ऊर्जा से अगर विद्युत ऊर्जा बन रही है तो इसमें कौन बदलेगा इसको, ये टरबाइन बदलेगा, जिससे क्या होता है जल वाला विद्युत जो निकलता है टरबाइन से होती है, स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आगे बताएगा विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में अगर बदल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो ट्रांसमीटर बदलता है। कौन बदलता है, ट्रांसमीटर जो है वो बदलता है। बताइएगा कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। और यह ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि है। और ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा और ठीक है। पहले ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होते हैं। वो आपको जो है ना तरंग दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग होते हैं। चलिए आगे बताइएगा शक्ति वाला फॉर्मूला क्या होता है, W/T। W/T यानी कार्य बटे समय हो जाएगा। और शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, वाट, किलोवाट नहीं वाट होगा सिर्फ। आगे बताइएगा 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। ठीक है 1000 वाट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि 1 मेगावाट में कितना वाट होता है, 10 के पावर 6। मेगा में कितना होता है, 10 के पावर 6। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि चलिए आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो प्रतिबिल विकृति जो होता है ना, जिसको जो है आपको फॉर्मूला होता है जो जिसको प्रत्यास्था गुणांक भी कहा जाता है, यानी ई बराबर प्रतिबल बट्टे विकृति होता है, या किस नियम का व्यंजक हो जाएगा, ई बराबर ये हुक के नियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, हुक का नियम हो जाएगा। और ये कल भी हम क्लास में करवाए थे कि क्या कहते हैं प्रतिबल बट्टे विकृति बराबर ई जो है, जो कि ई एक प्रत्यास्था गुणांक हो जाएगा, किस नियम का व्यंजक हो जाएगा, ये हुक के नियम का जो है यह व्यंजक हो जाएगा। और इसका नियम के अनुसार जो है प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत किसी पदार्थ पर काम करने वाला प्रतिबल जो है ना उसमें उत्पन्न विकृति क्या होता है, ये समानुपाती जो है वो हो जाता है। चलिए आगे बताइए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा कि शीत वेल्डिंग जो है ना, इस वेल्डिंग में धातुओं के मशीनों के द्वारा अत्यधिक दबाया जाता है, जिसके कारण उसके आणविक परास में आकर परस्पर चिपक जाते हैं। और ये चिपकते हैं, हम आपस में परस्पर चिपक जाते हैं, वो किस बल के कारण चिपकते हैं, ये स्वसंजक बल के कारण क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। चलिए आगे बताइएगा कि जल से भींगी हुई 2 प्लेट है। अगर जैसे देखते होइएगा जो होटल में जो 5 रुपये में मुड़ी तुरी खाते होंगे, तो होटल का जो प्लेट होता है पानी से देखते होगा तो उठाते हैं तो कभी कभी 2 प्लेट सट्टी उठ जाता होगा, देखे है ना, उसके बीच में क्या रहता है, थोड़ा सा जल रहता है, तो वो किस बल के कारण चिपक जाता है, ये स्वसंजक बल के कारण क्या होता है, आपस में जो है वो चिपक जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो पदार्थ अगर प्रवाहित हो रहा है उसको क्या कहेंगे, तरल कहते हैं। क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। और जो तरल से कम प्रवाहित होता है उसको क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। और श्यानता को हमसे किसमें मापा जाता है, श्यानता गुणांक में मापा जाता है, जिसका मात्रक जो है ना ये पॉइज या डेका पॉइज होता है। कल भी बताए थे कि श्यानता को किससे मापते हैं, श्यानता गुणांक से मापते हैं। और श्यानता गुणांक का मात्रक जो है ना पॉइज, डेका पॉइज या माथे से उड़ रहा होगा, आप समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किसी वस्तु का बर्तन आदि का जल से भीग जाना। अगर वस्तु में अगर बर्तन जो है ना अगर जल से भीग रहा है तो वो किस बल के कारण भीग रहा है, तो असंजक बल। चिपक नहीं रहा है उसमें, वस्तु पर बर्तन भीग के हट गया तो क्या हो जाएगा, असंजक बल हो जाएगा। ठीक है। ब्लैक बोर्ड और चौक के कणों के बीच जो है ना किस बल के कारण उस पर लिखना संभव हो पाता है, ये सभी असंजक बल के कारण क्या होता है, लिखना संभव जो है वो हो जाता है। चलिए आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पृष्ठ तनाव बराबर फॉर्मूला क्या होता है, T बराबर F/L होता है, यानी बल बटे लंबाई जो है यह हो जाता है। बताइएगा द्रव का ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, ये घटता है। क्या होता है, घट जाता है, तभी ना गर्म सूप जो है क्या होता है, स्वादिष्ट जो है वो अधिक लगता है। चलिए आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि साबुन अथवा डिटर्जेंट को जो है ना जल में मिला देने से जल का पृष्ठ तनाव जो है ना वो क्या हो जाता है, ये भी कम होता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। होता ये है कि साबुन का घोल जो है ना कपड़े के छोटे छोटे छेदों में पहुंच जाता है, जहां शुद्ध जल जो है वो नहीं जा सकता है। इसके कारण साबुन के मैल आपस में जो है वो असंजक बल के कारण जो है ना वो चिपकते नहीं है और इसको घुसाते हैं, और मैल क्या होता है बाहर, मतलब एगो का एंट्री होता है दूसरा का एग्जिस्ट हो जाता है, मतलब उसके कारण वो अंदर जाते हैं और मैल क्या करते हैं, बाहर जो है वो निकाल देते हैं। सुनते हैं ना, व्हील 10 हाथों की शक्ति, टायर्ड चौक गए क्या। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि घोल को थोड़ा गर्म कर दे, घोल को क्या कर दे, थोड़ा गर्म कर दिया जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, ताकि कपड़े अच्छे से सफाई हो जाती है। हमेशा पृष्ठ तनाव जब नहीं गरमाएंगे ना द्रव को,
शुरू में ही बता दिए कि द्रव का ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है, घट जाता है। तो जैसे ही सुनते हैं कि जो कपड़ा ज्यादा गंदा है उसको गर्म पानी में धोना, सुनते हैं ना, तो घोल को जैसे ही गर्म कीजिएगा पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मैल जल्दी साफ जो है वो हो जाता है। चलिए, गरम सूप का पृष्ठ तनाव क्या होता है जिसके कारण जो है ना खाने में पीने में अधिक स्वादिष्ट लगता है, ये भी घट जाएगा। जखन ये नीचा गरमाइएगा ऊपर वाला माल क्या होगा, ठंडा हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, वो जो अधिक रूप से जो है फैलने लगता है, उसके बाद क्या होता है, वो पीने में जो अधिक स्वादिष्ट जो है वो लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सेविंग ब्रश, अगर सेविंग ब्रश को अगर पानी में डुबा के निकालते हैं तो किस बल के कारण जो आपस में चिपक जाते हैं, ये स्वसंजक बल के कारण क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। तो देखिएगा लौवा उसको जो है ना पहले झाड़ देता है अच्छा से, तब जो है फिर से उसमें पेस्ट लगा के फिर से रगड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वर्षा की बूंदे जो है ना किस कारण गोलाकार होती है, ये पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है, गोलाकार होती है। बताइएगा तेल का पृष्ठ तनाव जो है ना पानी की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तेल का क्या होता है, कम होता है, तब ना पानी पर तैरते रहता है। क्या होता है, पानी में अगर तेल का मिक्सचर कीजिएगा तो तेल क्या होता है, ऊपर चला जाता है। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भाप इंजन के आविष्कारक कौन हो जाएंगे, जेम्स वाट हो जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है जो घटता और बढ़ता है, इसमें तो बहुत कंफ्यूज आता भी है। बताइएगा अगर द्रव का क्वथनांक जो है ना दाब बढ़ा देंगे, अगर दाब द्रव का अगर बढ़ा रहे तो क्वथनांक बढ़ेगा या घटेगा, ये बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ाने से क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ये गर्म द्रव के साथ ऐसा होता है। बताइएगा कि किस नियम के आधार पर हाइड्रोलिक ब्रेक, लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस काम करता है, ये पास्कल के नियम पर जो वो काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आंधी में टीन का छत से उड़ जाना, ये किस नियम का उदाहरण है, ये बर्नौली के प्रमेय का उदाहरण हो जाएगा। बताइएगा तेजी से चलती हुई गाड़ी जो आती है प्लेटफॉर्म पर, उस पर जो है लोगों को जो है ना प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा दूरी पर खड़ा रहने के लिए बोलता है, ये भी किस नियम को फॉलो करता है, बर्नौली के नियम को फॉलो करता है। इसके हिसाब से होता ये है कि इसके हिसाब से बोला गया था कि गतिज ऊर्जा अगर बढ़ती है तो वहां के अगल बगल का प्रेशर जो है ना वो क्या होता है, घट जाता है, तो लोग उसको अपने अंदर खींचने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए बोलता है कि अगर तेजी से ट्रेन आ रही है तो वहां गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, और वहां का वायुमंडल का वहां का जो दबाव है वो घट जाता है, तो ट्रेन को वस्तु व्यक्ति को अपने और खींचने की आशंका जो है वो बढ़ जाती है। अगर एक बार खींच लिया दोबारा आप उससे अलग जो है वो नहीं सकते, तो प्यार गहरा बढ़ जाता है उससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताया कि बर्फ, अगर बर्फ का घनत्व जो है ना जल के घनत्व का कितना भाग होता है। क्वेश्चन सुनिए, 1/10 नहीं बोलना है आपको। बर्फ का घनत्व जो है, किसका घनत्व, बर्फ का, या जल के घनत्व का कितना रहता है, तो 9/10 रहता है। 10 में बर्फ कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, और 1/10 जो है वो कहाँ रहता है, नीचे रहता है। आगे बताया क्वेश्चन है कि एक्सरे मशीन का खोज किस द्वारा किया गया था, रोन्टगन के द्वारा किया गया। दूरबीन का खोज किस द्वारा किया गया था, गैलीलियो के द्वारा किया गया था। डायनामो का खोज किस द्वारा किया गया था, माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। लेजर का खोज किस द्वारा किया गया था, थियोडर मेनन, टीएच मेनन के द्वारा किया गया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज एडिसन के द्वारा किया गया था। रडार का खोज रॉबर्ट वाटसन के द्वारा किया गया था। वाटसन वाट दूसरा कुछ था। सेफ्टी लैंप जो है ना उसका खोज कौन किए थे, ये हम्फ्री डेवी के द्वारा किया था। पोटेशियम की खोज कौन किए थे, ये डेवी के द्वारा किया गया था। टेलीफोन का खोज किस द्वारा किया गया था, ग्राहम बेल। और मैकमिलन पूछेगा तो साइकिल होता है। ठीक है, हमारे पास है भी। आगे क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि दूध को मथने पर क्रीम क्या होती है, अलग हो जाएगा। वाह क्या बात है, अच्छा एक्सपीरियंस है। क्रीम अलग होती है, ये किस नियम या किस बल के कारण अलग होती है, ये हमेशा आप केंद्रीय बल के कारण क्या होती है, अलग होती है। बताइएगा कि अंतरिक्ष यात्री जो है ना निर्वात में खड़े नहीं हो पाते। कहाँ खड़े नहीं हो पाते हैं, निर्वात में खड़े नहीं होते। इसमें कौन सा जो है ना वो नहीं होता है, इसमें गुरुत्व जो है वो नहीं होता है, इसमें गुरुत्व जो है वो नहीं होता है। बताइए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस द्वारा दिया गया था, न्यूटन के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बताइएगा कि पत्थर को अगर हम ठोकर मारते हैं तो हमको क्या लगता है, चोट लगता है, और ये किस नियम को फॉलो करता है, न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि हो जाएगा। हवाओं में केवल कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और हवा जो है ना पारदर्शी या पारभासी या अपारदर्शी होता है, ये पारदर्शी होता है। हवा कैसा होता है, पारदर्शी होता है। और हवा में किसमें किसका मिश्रण होता है, ये गैस में गैस का, हवा गैसों में गैस का मिश्रण हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि गैसों के मिश्रण को क्या कहा जाता है, वायु कहा जाता है। और वायु के देवता कौन हो जाएंगे, वरुण। वरुण जो है वायु के
देवता हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एक वर्षा की बूंद जो है ना गोलाकार जो होती है वो किस कारण होती है? पृष्ठ नाव के कारण होती है। और वायुमंडल में अगर बादल तैर रहा है तो किसके कारण? अल्प घनत्व के कारण। अल्प घनत्व के कारण और श्यानता के कारण में क्या होता है? ये तैरते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें क्या महसूस होती है? ठीक है, पानी की सतह जो से अगर हल्का सा ऊपर होता है तो क्या होता है? वो भारी लगता है। जब तक पानी के अंदर है वो हल्लुक लगता है, और जैसे ही पानी से ऊपर खींचेगा पूरा शक्ति लगाना पड़ता है, मतलब जो है पानी की सतह से हल्का भी ऊपर होता है वो भारी जो है वो लगने लगता है। चलिए आगे बताइएगा कि लोहे की कील जो है ना वो पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? ये घनत्व जो है ना पानी से क्या होता है? कम होता है, इसलिए क्या होता है? वो तैरने लगता है। आगे हाँ, पानी से कम होता है। आगे बताइएगा कि वह निश्चित ताप जिस पर पदार्थ की द्रव अवस्था जो है ना ये गैस अवस्था में बदल जाती है वो क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो वातानुकूलन जो है ना यह उष्मा पंप के सिद्धांत पर काम करता है। वातानुकूलन किस पे काम करता है? ये उष्मा पंप के सिद्धांत पर काम। वातानुकूलन समझते हैं ना? एसी, वाह, एयर कंडीशनर जो है उसको हिंदी में वातानुकूलित भी कहा है, वातानुकूलित यंत्र भी बोल सकते हैं। वो किस पे काम करता है? उष्मा के पंप के सिद्धांत पर जो यह काम करता है। चलिए आगे बताइएगा, जो संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण जो है वो किस किस में हो सकता है? ये गैस और द्रव में हो सकता है। संवहन किसमें होता है? गैस और द्रव में होता है। और चालन किसमें होता है? ठोस में। और बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसमें विचरण करने के लिए जो है ना किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? क्या बात है सर, तो विकिरण जो होता है इसमें जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और हम उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को हम कम से कम 26.5 बार बोल चुके होंगे। इसमें जो है विकिरण में जो है ना माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और वायुमंडल जो गर्म करता है वो किस माध्यम से गर्म होता है? विकिरण के माध्यम से क्या होता है? गर्म होता है। लोग गर्म नहीं, वायुमंडल गर्म होता है तो विकिरण के माध्यम से गर्म होता है। कोई दिक्कत योगेश बाबू? ठंडा के लेवल पर नहीं सर, संवहन द्रव और गैस दोनों में होता है। माध्यम उसमें चाहिए, या तो द्रव का माध्यम चाहिए या गैस का माध्यम चाहिए। पानी में रखा हुआ, केतली में रखा हुआ पानी जो गर्म हो जाता है वो भी संवहन के कारण क्या होता है? गर्म होता है। ठोसों में क्या होता है? चालन होता है। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है। नहीं सर आप गलत पढ़ रहे हैं, लुसेंट में हम बता रहे हैं, उसमें भी हम बताए हुए हैं। आप हर एक बातों को हाँ माध्यम से देख सकते हैं, तो जाके देख भी सकते हैं। और माध्यम जो है ना किसी वस्तु को देखने के लिए, सुनने के लिए या विचरण करने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसको क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, और माध्यमिक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जो है ना कल परसों में आने वाला है। चलिए बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो वे तरंगे जिनके संचरण के लिए जो है ना भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसको कौन सा तरंग कहते हैं? ये अयांत्रिक तरंग। क्या बात है सर, आपको तो पूरा परिभाषा याद करने लगता है। ये अयांत्रिक तरंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, जैसे प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, ये अयांत्रिक तरंग के साथ साथ जो है विद्युत चुंबकीय तरंग भी जो ये हो जाती है। बताइए एक्स तरंग कैसी तरंग हो जाएगी? विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगी। बताइए विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल जो है ना किसके चाल के बराबर होती है? ये प्रकाश के चाल के बराबर होती है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10 की पावर 8 होती है। 3 × 10 की पावर 8 होती है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा, जिसकी संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है वो कौन सी तरंग कहलाती है? यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग में माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि ध्वनि कैसी तरंग हो जाएगी? यांत्रिक तरंग हो जाएगी। जल तरंग, जल तरंग कैसी तरंग है? ये भी यांत्रिक तरंग जो है ये होती है, उसके लिए जल का होना आवश्यक हो जाएगा। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गामा तरंग का जो है ना रेंज जो है ना ये तरंग दर का इसका परिसर कितना होता है? ये 10 के पावर -16 से लेकर 10 के पावर -10 मीटर तक जो है ये होता है। और एक्स किरण का -13 से लेकर -8 तक होता है। ये पूछता है इसमें भी, जो कभी कभी पूछ देता है किसके कौन बीच स्थित है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, आगे बताइएगा कि ध्वनि तरंग जो है ना यह यांत्रिक तरंग है या नहीं है? ये यांत्रिक तरंग है। सिर्फ क्वेश्चन समझने से मूरी हिलाने से नहीं होता है, आपके मूरी हिलाने से आंसर जो है वो गलत हो सकता है। आगे बताइएगा कि 2 उत्तरोत्तर श्रृंग और 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि दीर्घ रेडियो तरंग जो होती है ना यह पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है? ऑप्शन सुनिएगा, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और क्षोभ सीमा या समताप मंडल। तो ये आयन मंडल से जो है ना दीर्घ रेडियो तरंग क्या होती है? परावर्तित होती है। और दीर्घ रेडियो तरंग की खोज कौन किए थे? ये मार्कोनी के द्वारा किया गया था। बहुत ही अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो माध्यम जो है, माध्यम
तो माध्यम वाला बताइए दिए हैं। बताइएगा साधारण बातचीत करने के लिए डेसिबल का स्रोत कितना चाहिए? 30 से 40 होना चाहिए। अगर जोर से, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जोर से, तो कितना होना चाहिए? 50 से 60 या 40 से 60 जो इसको बोल सकते हैं। और विद्युत मोटर या और जेट विमान के लिए कितना होना चाहिए? 140 से लेके 150 होना चाहिए। मतलब अधिक से अधिक जो जेट विमान का दिए हुए 140 से लेके 150 होना चाहिए। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो पराध्वनिक जो होती है ना, इसकी आवृत्ति कितना हर्ट्ज से अधिक होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और ये अवसरब जिसको कहते हैं वो हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम। और सुनने वाला हो जाएगा तो 20 और 20। हमको तो बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है। आगे बताइएगा रात के समय जो है ना, रात के समय कहाँ गया? हाँ, रात के समय आवासीय क्षेत्र का शोर जो है ना वो कितना हो जाता है? ये 45 डेसिबल होता है। कितना होता है? 45 डेसिबल हो जाता है। चलिए आगे बताइएगा कि निम्नलिखित में से माध्यम में ध्वनि की अपेक्षा तेजी चल सकती है। ऑप्शन सुनिएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड, भाप, जल या लोहे की छड़। लोहे की छड़ में क्या होगी? तेजी से निकलेगी। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, जो 51-30 होता है और 64-20 जो है ना वो एल्युमिनियम में हो जाता है। बताइएगा प्राथमिक रंग को ही और किस नाम से जानते हैं? मूल रंग। मूल रंग के नाम से भी जानते हैं। हाँ, वो ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लाल, हरा और नीला कैसा रंग है? प्राथमिक रंग जो है ये हो जाएगा। अब बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? ये दकार्ते के द्वारा दिया गया था। प्रकाश का कणिका सिद्धांत दकार्ते के द्वारा दिया गया था। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। और प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत फिर मैक्स प्लैंक बोल रहे हैं। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत पूछ रहे हैं तो हो जाएगा ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। इसी में बोले थे कि छोटे छोटे क्या होते हैं? बंडल के रूप में आगे संचलित करते हैं। आगे बताइएगा, चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, जो सूत्र जो है ये दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v + 1/u हो जाता है। चलिए आगे बताइएगा, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 हो जाता है। क्राउन कांच का कितना होता है? 1.52 होता है। और फ्लिंट कांच का 1.65 और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। और हीरा का जो है ना क्रांति को डिग्री में कितना होता है? ओ वाह वाह वाह, 24.4 डिग्री होता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कांच का अपवर्तनांक जो है ना वायु से कम होता है या ज्यादा होता है? ये वायु से ज्यादा होता है। कांच का क्या होता है? वायु से ज्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो उत्तल लेंस को जो है ना किस और लेंस के नाम से जानते हैं? अभिसारी। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी। दर्पण में उल्टा के रख देना है इसको। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, उत्तल लेंस में अभिसारी और अवतल लेंस में अपसारी हो जाएगा। ठीक है ना। और दर्पण में ठीक इसको आप उल्टा सुन लिए, उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जा रहा है। दर्पण में ठीक उसको उलट देना है, यूं ही। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लेंस द्वारा अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है उसके लिए आवर्धन बराबर फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है? m बराबर, ये माइनस लगता है दर्पण में, माइनस लगता है दर्पण में। हम लेंस में पूछ रहे हैं तो v/u। एकदम आप सब जिस प्रकार जवाब दे के आइएगा कहेगा हम सही मार के आए, लेकिन यहाँ क्या होता है? गलत हो जाएगा। मतलब लेंस में हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव रहता है और दर्पण में क्या होता है? निगेटिव लग जाता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा कि किसके कारण जो है आकाश और समुद्र का रंग जो है नीला दिखाई पड़ता है? प्रकाश के परिकीर्णन के कारण हो जाएगा। बताइएगा तारा जो टिमटिमाता है ये किसके कारण? अपवर्तन के कारण होता है। और दरवाजे की चिचिराहट नहीं, झिर्री, दरवाजे की झिर्री से आने वाले प्रकाश जो फैलती है ये किसके कारण फैलती है? ये विवर्तन के कारण फैलती है। एक कहावत भी है ना कि दरवाजे पर पहरेदार चाहे तुम 4 लगा लो, हम इशारे से खिड़की खोल देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पानी में पैदा हुए बुलबुला चमक रहा है, पानी में चमक रहा है, पैदा हुआ बुलबुला चमक रहा है, तो वो किसके कारण चमक रहा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? चमकता है। और हीरा भी चमकता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। चलिए आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि F बराबर जो है ना ये K Q1 × Q2/r², ये किसका नियम हो जाएगा? कूलम्ब का नियम हो जाएगा। और ये गुरुत्वाकर्षण के नियम में Q की जगह क्या जाता है? M, यानी मास आ जाता है। उसमें क्या? कूलम्ब के नियम में आवेश आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
जो चालकता बराबर जो है ना फार्मूला क्या होता है 1/r होता है, 1/r, यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। और बीपीएससी के एग्जाम में जो है ना V बराबर IR में पूछ रहा था प्रतिरोध क्या होगा, इसको उल्टा पुल्टा कैसे लाना था। बताएगा चालकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, महो होता है, ठीक है ना। और इसी को जो है ना सीमेंस भी जो है वो कहा जाता है, ठीक है ना। इसको कैपिटल S से डिनोट जो है वो किया जाता है। बताएगा वैद्युत अपघटन का नियम किसके द्वारा दिया गया था, ये फैराडे के द्वारा दिया गया था, ठीक है। बराबर अगला क्वेश्चन बताएगा कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का व्यंजक क्या हो जाएगा, हाँ H बराबर I² जो है वो हो जाएगा। चलिए आगे बताएगा ट्रांसफार्मर जो है ना वो किस पे काम करता है, ये AC पर काम करता है। ये आपको चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है वो काम करता है, हाँ AC भी हो जाएगा उसमें। आगे क्वेश्चन बताएगा कि अर्थ जो होता है जिसको अर्थिंग भी कहते हैं, उसमें कौन सा तार रहता है, हरा तार रहता है। अर्थिंग में हरा तार, मेन में लाल तार हो जाता है, और जो उदास जो कि न्यूट्रल होता है उसमें काला, सिटी पर ध्यान है, वो काला तार हो जाएगा। चलिए अगला तार यहाँ देख रहे हैं, यहाँ वाला फॉर्मूला कहाँ नहीं देगा आपको। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है कि जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है, ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये एसएससी भी पूछे हुई है सीपीयू के एग्जाम में 2012 में। उस टाइम में हम एग्जाम नहीं दिए थे, टेंशन नहीं लीजिए। आपको पूछना है क्वेश्चन ये है कि जिस पदार्थ में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है वो कौन, मतलब वो पदार्थ कौन सी होती है, चालक होती है या प्रतिरोधक होती है या विद्युत रोधी होती है या द्रवनित होती है। ये विद्युत रोधी जो है जिसमें प्रतिरोध अगर अनंत हो गया तो वो क्या हो जाएगा, विद्युत रोधी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा जो इसमें तो खाली कथी दिले। चलिए बताइएगा प्रकाश वोल्टीय सेल जो है ना यह कौन सा सेल हो जाता है, सौर सेल या मोलर सेल या थर्मल सेल या सल्फर सेल, ये सौर सेल हो जाएगा, ठीक ना। सोलर सेल नहीं, सौर सेल हो जाएगा, एक ऑप्शन में दिले हो। चलिए आगे बताइएगा कौन सा एक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करता है। ऑप्शन सुनिएगा, उत्सर्जक डायोड, टेलीविजन सेट, लेजर या मोमबत्ती। मोमबत्ती जो है ये आपको जो है, हाँ ये उसमें नहीं बता, इसका उल्टा ये डिनोट करता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कि द्रव की कितनी अवस्था होती है, 3 को अवस्था होती है, मुख्य रूप से 3 होती है, जिसको ठोस, द्रव और गैस। वो द्रव्य मतलब पेटचिरा वाला वो समझिएगा, आधा दो वो यह जो पदार्थ होता है उसकी कितनी अवस्था होती है, 3 को अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। चौथा अवस्था और पांचवा अवस्था पोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट जो है ये हो जाएगी। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि द्रव्यों का यानी पदार्थों का वर्गीकरण किया गया था। इसमें प्रथम आधार पे मिक्सचर में बांटा गया था, दूसरे में शुद्ध पदार्थ में बांटा गया था। तो मिश्रण जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन होते हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण होता है। और शुद्ध पदार्थ को जो है ना कितने भागों में बांटा गया है, इसको भागों में 2 भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक में बांटा गया। और तत्व को जो है ना फिर 2 भागों में नहीं 3 भागों में बांटा गया, धातु और उपधातु में बांटा गया है। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि तत्व जो है ना पदार्थ का वह मूल रूप है जिसके रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य पदार्थों में विभाजित जो है वो नहीं किया जा सकता है। और तत्व साधारणतः जो है ना ये धातु भी होते हैं, अधातु भी होते हैं और उपधातु भी जो है वो हो जाते हैं। चलिए आगे बताइएगा कि तत्व में जैसे देखिए आपका पीरियोडिक टेबल जितना है सब ना तत्व हो जाएगा, और उसमें धातु भी है, अधातु भी और उपधातु भी। जितना भी पीरियोडिक टेबल में है जो हैलोजन वर्ग को क्या कहते हैं, अक्रिय गैस को छोड़कर बाकी जितना भी है सब क्या है, तत्व में गिनती आता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाँ अक्रिय गैस भी तत्व होगा, वो गैसों की श्रेणी में तत्व आता है। पीरियोडिक टेबल में जितना है सब क्या है, नाम ऊपर में लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ऊपर में लिखा ही रहता है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। और तत्वों को वर्गीकृत जो उसमें किया गया है ना, उसमें उसका योजना के साथ बांटा गया, धातु के रूप में, अधातु के रूप में, उपधातु के रूप में, उसका अलग अलग ग्रुप बांटा गया है, किसका क्या काम है। किसी को हैलोजन ग्रुप में रखा गया, किसी को संक्रमण तत्व में रखा गया है, किसी का एस ब्लॉक में, किसी को पी ब्लॉक में, किसी को डी ब्लॉक में। मतलब उसको बांटा गया, उसके हिसाब से बांटा गया है ताकि याद उसको आप आसानी से रख सकते हैं। जितना भी पीरियोडिक टेबल में चार्ट है सब क्या है, एलिमेंट हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन है
कि अधातुएं जो होती है ताप और विद्युत क्या होती है, कुचालक होती है। ताप और विद्युत क्या होती है, कुचालक होती है। और धातु क्या होती है, कुचालक होती है। एक क्वेश्चन पूछता है कि धातु में से अगर तार घिस देंगे तो वो क्या हो जाएगी, तन्यता वाला गुण उसमें आता है, ठीक है। और पीठ के चदरा बना देंगे तो आघात वर्धनीयता होता है। यानी किस गुण के कारण चादर निकाल सकते हैं, तो आघात वर्धनीयता के कारण उसमें चादर नहीं चादर निकाल सकते हैं। और तार घिसते 1 ग्राम से कितना घिस सकते हैं, 2 किलोमीटर घिस सकते हैं। चलिए आगे बताइएगा। अब जो है, अब सुनिए क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है। कोहरा, कौन, कोहरा। अभी लगता है कुछ देर में लगेगा। तो कोहरा जो है ये किसमें किसका मिश्रण है, ये ठोस में गैस, ये गैस में द्रव हो जाएगा, गैस में द्रव। हम सोचते हैं कभी कभी हमसे ही गलती होता है, हमारे सीनियर मेंबर से कभी क्या होता है, गलती यानी मिस्टेक नहीं, इसको ब्लंडर बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, धुआं किसमें किसका मिश्रण है, गैस में ठोस का मिश्रण हो जाएगा। और यही बात बोले थे योगेश जी पिछले क्लास में, धुआं किसका किसका मिश्रण है, तो किसमें हो जाएगा, गैस में ठोस का हो जाएगा। तभी ना धुआं आंख में क्या होता है, लगता भी है। और धुआं के बाद देखिएगा तो धुआं में छोटे छोटे कण भी रहते हैं जो कि उड़ते हुए रहते हैं। आगे बताइए, शेविंग क्रीम किसमें किसका मिश्रण है, ये द्रव में गैस का, द्रव में द्रव नहीं, द्रव में गैस रहता है। चलिए आगे बताइए, दूध किसमें, हाँ दूध किसमें किसका है, ये द्रव में द्रव है। तब ना जो है मिलाते रहिए, निकालते रहिए दूध से पैसा। आगे बताइए, जेली, जेली किसमें किसका मिश्रण है, ये ठोस में द्रव, द्रव में ठोस नहीं, ठोस में द्रव हो जाएगा। आगे बताइए, रंगीन पत्थर जो है किसमें किसका मिश्रण है, हम ठोकले में ठोकले यानी ठोस में ठोस। पीतल पूछेगा तो ये ठोस में ठोस। जितना भी मिश्र धातु है ठोस का, वो सब क्या है, ठोस में ठोस का ही मिश्रण हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि विलयन की सांद्रता वाला फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, विलय की मात्रा बट्टे विलयन, विलायक नहीं, विलयन की मात्रा, विलय की मात्रा बट्टे विलयन की मात्रा बट्टे 100 हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा कि बताइएगा कि प्राकृतिक रंगों में पिगमेंट पृथक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये क्रोमेटोग्राफी का उपयोग जो ये किया जाता है। दूध से क्रीम निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अपकेंद्रण विधि का उपयोग किया जाता है। बताइएगा, समुद्री जल से नमक जो निकालते हैं वो किस क्रिया के द्वारा निकालते हैं, वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा निकालते हैं, ठीक है। बताइएगा कि नमक और आयोडीन क्लोराइड को जो अलग किया जाता है, किस विधि द्वारा अलग करते हैं, ये उत्पादन विधि द्वारा अलग। आयोडीन नहीं, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl। और NH4Cl क्या कहा जाता है, नौसादर, क्या कहा जाता है, नौसादर जो है वो कहा जाता है। बताइएगा, जो पायस जो है एक प्रकार का कोलाइड है, पायस एक प्रकार का कोलाइड। और पायस किसमें किसका मिश्रण है, ये द्रव में द्रव का मिश्रण है। चलिए बहुत अच्छा जवाब, द्रव में द्रव का मिश्रण हो जाएगा। बताइएगा कि मामूली से अगर कट फट जाता है ना, तो वो आप फिटकिरी लगा के रोक देते हैं, वो किस क्रिया के द्वारा रुक जाती है, ये स्कंदन के द्वारा रुक जाती है। और एक होता है निस्यंदन, वो क्या होता है, निस्यंदन। निस्यंदन क्या होता है, उसमें नहीं रुकता। निस्यंदन जो होता है ना वो अलग का, ठीक है, अलग करने की प्रक्रिया हो जाती है। निस्यंदन में क्या होता है कि आप जो है जैसे पानी और मिट्टी का मिश्रण है, तो मिट्टी अगर बैठ जाता है नीचे तो वो हो जाता है अवसादन। नीचे अगर पानी और क्या कहते हैं, बालू चावल वाला है, जैसे चून के हटा सकते हैं उसको, वो निक्षेपण होता है सर जी। निस्यंदन पानी में होता है, समझ गए ना, वो निक्षेपण होता है। हम जो बता रहे हैं सुनने का प्रयास कीजिएगा। जो मट्टी में और पानी का मिश्रण होता है, तो मट्टी अगर नीचे बैठ गया तो वो अवसादी हो जाता है। और वो अवसादी बैठ के जो अवसादन क्रिया का बैठ जाती है, और उसको अलग कीजिएगा ना, तो पानी से अगर मिट्टी अलग हो गया, तो मिट्टी से पानी से अलग हो गया, तो वो हो जाता है आपको निस्यंदन क्रिया द्वारा जो वो अलग होती है। चलिए, निस्तापन है, उभारतन और निस्तापन अलग है, ये निस्यंदन, हाँ निस्तारण से भी अलग किया जाता है, वो भी प्रक्रिया अलग है। लेकिन द्रव में हमेशा अलग होगा, जब भी होगा तो निस्यंदन ही होगा, निस्तारण नहीं होगा, निस्यंदन होगा, याद रखिएगा इसको, वो अलग अलग बात है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, जो सभी पदार्थ जो है ना वो किससे बने होते हैं, ये परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं, परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। आगे बताइएगा, जो बताइएगा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या जो है ना, जिसको परमाणु संख्या भी कहा जाता है, यानी परमाणु की संख्या बराबर किस संख्या के बराबर होती है, ये जो प्रोटॉन की संख्या के बराबर जो है वो हो जाती है। बताइए, पुरानी किताबों का कागज का रंग भूरा हो जाता है, किसके कारण, ये सेलुलोज के ऑक्सीडेशन के कारण क्या होता है, वो कारण जो है वो हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नाइट्रोजन में जो है ना वो कौन सा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड जो यह बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा,
बताइएगा पानी में चीनी का घुलना या किसमें किसका मिश्रण हो जाएगा? पानी में चीनी का मिलना, द्रव में ठोस का मिश्रण हो जाएगा। और ये किस प्रक्रिया का उदाहरण हो जाएगा? तो भौतिक प्रक्रिया का जो है, ये भौतिक परिवर्तन का जो है ये उदाहरण जो हो जाएगा। बताइएगा कि एसिड जो होता है ना, ये स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। और ये नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है। और वाह क्या बात है, ब्लूटूथ रेड हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा कि एक हम सूत्र बता रहे हैं और ये बोलने वाले कौन थे इसका आपको नाम बताना है कि क्षारक वे अणु या आयन होते हैं जो प्रोटोन जो है ना वो लेने की क्षमता रखते हैं। ये जो है ना ब्रोस्टेन लॉरी के द्वारा जो है इसके द्वारा बोला गया था, जो प्रोटॉन जो है वो लेने की क्षमता रखते हैं, वो क्या होते हैं? वो जो वो क्षारक होते हैं, भस्म होते हैं, इनके द्वारा बोला गया था। समझ गया? जिस प्रकार आर्हेनियस बोले थे कि OH माइनस रिलीज करता है, क्षार जो होता है, इसी प्रकार ये बोले थे प्रोटॉन क्या करता है? लेने की क्षमता रखता है। ये ब्रोस्टेन लॉरी के हिसाब से बोला गया था। चलिए आगे बताइएगा, क्षार में अगर अम्ल मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ये लवण और जल बनेगा। चलिए आगे बताइएगा, धातु की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। धातु की प्रकृति क्षारीय होती है और धातु की प्रकृति अम्लीय। आने वाले हैं, धातु की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है और धातु की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वर्षा का जल का पीएच मान जब कितना से घट जाएगा तो अम्लीय कहलाएगा? 5 से कम, 5.6 से अगर उसका वैल्यू घट जाएगा तो कैसी वर्षा कहलाएगा? अम्लीय होगी। और अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल का श्रावण होता है? H2SO4 अम्ल गिरता है। कौन सा अम्ल गिरता है? H2SO4 अम्ल गिरता है। लेकिन कारक पूछेगा ना तो SO2, NO2 और CO2 के कारण जो ना क्या होता है, वो कारक के कारण अम्ल वर्षा होता है। लेकिन पूछेगा अम्ल वर्षा में किस अम्ल का स्राव होता है, तो ये H2SO4 गिरता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो खाने का नमक जो होता है ना, कैसा नमक होता है? ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार होते हैं। परवल एसिड और परवल बेस जो है ये होता है। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन हो जाएगी? पोटेशियम। क्या हो जाएगी? पोटेशियम। उसके बाद सोडियम और उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। इसका तरीका है याद रखने का कि काशीनाथ का आलू जरा फीका पकाता है, उसको जरा सामने लाओ। इससे याद रख सकते हैं, इसको आराम से पूरा सीरियल से याद रख सकते हैं, ऊपर से नीचे लेके याद रख सकते हैं। और सबसे कम पूछेगा तो चांदी और सोना, सबसे कम सोना, उससे हल्का ऊपर चांदी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो सोडियम क्लोराइड का सूत्र जो है वो क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, अर्जेंटाइन जो है किसका अयस्क हो जाएगा? चांदी का हो जाएगा। ठीक है, और गैलेना पूछेगा तो सीसा का हो जाएगा। जिप्सम पूछेगा तो कैल्शियम का हो जाएगा, कॉपर नहीं कैल्शियम का हो जाएगा। और पोटेशियम क्लोराइड पूछेगा तो पोटेशियम का, और इसका सूत्र क्या होता है? KCl होता है। और इसी को सेना जिंदा नमक भी बोला जाता है। ठीक है ना? आगे बताइएगा कि पीतल में जो है ना तांबा और जस्ता का परसेंटेज कितना रहता है? 70 और 30 होता है। और कांसा में जो होता है Cu और Sn, तांबा और टीन होता है, ये कितना होता है? 90 और 10 होता है। 90 और 10 जो है ये होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। बताइएगा कि इसमें से कौन मिश्र धातु नहीं है? ऑप्शन सुनिएगा, स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज या तांबा। तांबा मिश्र धातु नहीं है, यह सिर्फ क्या है? धातु हो जाएगा। तांबा क्या हो जाएगा? कॉपर एक प्रकार का धातु हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि प्रोटेरियम का जो है ना वो सूत्र क्या होता है? 1H1, जो कि हाइड्रोजन का 3 को समस्थानिक है ना, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो 1H1 कौन हो जाएगा? प्रोटेरियम हो जाएगा। 1H2 पूछेगा तो ड्यूटेरियम, इसी को 1H2 या D भी लिखा जाता है। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा तो D2O हो जाता है, जिसको भारी जल भी बोला जाता है, जिसका अनुभार 20 होता है। चलिए आगे बताएगा, ट्राइटेरियम पूछेगा तो ये 1H3 होगा ना, 1H3 होगा, जिसको ट्राइटेरियम से T से भी डिनोट किया जाता है। और उससे पूछेगा कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है ट्राइटेरियम में, तो 2 गो होती है। 3 में से 1 हो गया तो क्या बचेगा? 2 गो पूछेगा। और प्रोटेरियम में कितना होती है? 1 गो नहीं होता है, 1 - 1 क्या होता है? 0 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारी जल की खोज जो है ना ये यूरो और वासवन के द्वारा कब किया गया था? 1932 में जो है वो किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सा गैस छोड़ते हैं? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अभी निकालना नहीं आप लोग को। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
6 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 गो होते हैं। परमाणु संख्या जितना होगा उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। 6 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कार्बन का जो अंतिम कक्षा में पूछेगा ना तो कितना होते हैं इलेक्ट्रॉन? 4 गो होते हैं। और कार्बन की संयोजकता पूछेगा तो 4 ही होता है। और इसका जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा तो 2 और 4, 2 और 6 2 और 4 हो जाएगा। बताइए गोताखोर जो सांस लेते हैं उसमें किसका किसका मिक्सचर रहता है? हीलियम और ऑक्सीजन का। ठीक है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि ग्रेफीन जो है ना, ग्रेफीन यह किसका शुद्ध रूप हो जाएगा? कार्बन का ही शुद्ध रूप जो है वो हो जाएगा। ग्रेफाइट किसका अपरूप हो जाएगा? हीरा का। कार्बन का ही अपरूप हो जाएगा, हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? ये सब नहीं पूछते, सब तो लो लेवल का लग रहा है आपने क्या? CnH2n+2 और उसके बाद CnH2n-2 पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ये एल्काइन। और सिर्फ CnH2n रहेगा तो एल्कीन हो जाएगा। कोई दिक्कत उमाकांत बाबू? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो रम होता है, रम, इसमें अल्कोहल का मात्रा जो है ना कितना % होता है? 37 से लेके 80% रहता है। 37 से 80 रहता है। हाँ भाई, 30 से 80 रखिए, 37 से 80 रखिए। अब जो है ना सबसे अधिक जो पूछेगा ना, सबसे अधिक किसमें रहता है? तो ये जो है विस्की में रहता है। ये 40 से लेकर 45% जो है ना ये अल्कोहल का मात्रा रहता है। किसमें? विस्की में। और इसमें रम में सबसे अधिक रम में रहता है। रम में 80 तक रहता है। और सबसे कम पूछेगा तो ये किसमें होता है? साइडर में। साइडर में होता है 2 से लेकर 8% के बीच में जो ये रहता है। चलिए आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, साइडर जो शादी ब्याह में साइड लगाता है वो वाला साइडर नहीं, ये भी रम का एक प्रकार का है, रम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो मस्टर्ड गैस जो है ना इसको कौन सा गैस कहते हैं यार? मीथेन गैस। और यह जो है ना एक प्रकार का जो है ना रंगहीन और एक गाढ़ा द्रव्य होता है। कैसा होता है? रंगहीन और गाढ़ा द्रव्य होता है। चूंकि इसका गंध जो है ना वो सरसों के तेल की तरह होता है, इसलिए इसको मस्टर्ड गैस भी जो है वो कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो बताइए वर्गीकी का पिता किसे कहा गया है? अब बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब एक क्विक बुक से क्विक रिवीजन जो है वो देखने को मिला होगा। फिजिक्स पहले लपेट दिए, केमिस्ट्री सपेट दिए, अब जो है लटपटा रहे हैं आपको बायोलॉजी में लाके, ठीक है ना? तो वर्गीकी का पिता किसे कहा गया है? ये आपको लिनियस को कहा गया है। ठीक है, आगे बताइएगा, जो इसके किसके हिसाब से जो है ना ये 5 जगत में बांटा गया था? व्हिटेकर के द्वारा बांटा गया था। 5 जगत में बांटा गया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु में बांटा गया था। बताइएगा, यथा नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, जीवाणु, ये सब किस वर्ग के उदाहरण हो जाएंगे? ये मोनेरा के हो जाएंगे। ठीक है, एक कोशिकीय शैवाल जितने होंगे वो प्रोटोजोआ, युग्लिना, कोलरेला, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब प्रोटिस्टा के। पैरामीशियम, प्रोटिस्टा, पैरामीशियम, प्रोटिस्टा, युग्लिना, कोलोरेना, ये सब जो है ये प्रोटिस्टा के अंदर आएगा। अमीबा भी किसके अंदर आएगा? प्रोटिस्टा के अंदर आता है। देखिए प्रोटिस्टा में जो है एक कोशिकीय जीव और यूकोरियोटिक कोशिका आती है। एक कोशिकीय जीव और यूकोरियोटिक कोशिका के जीव जो है वो आते हैं। और जीवाणु में भी जो आता है ना वो भी एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन कोशिका में पूछेगा तो वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। उसमें क्या आते हैं? प्रोकैरियोटिक। जैसे मोनेरा में होगा तो ये एक कोशिकीय के साथ प्रोकैरियोटिक होंगे, लेकिन जो प्रोटिस्टा में है वो एक कोशिकीय के साथ यूकैरियोटिक। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो ईस्ट और मशरूम जो है ना ये किस जगत के अंदर आएंगे? ये कवक। और कवक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फंगी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, एगो लुंगी भी था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, जो सर्दी जुकाम जो होता है किससे होता है? वायरस से होता है। ठीक है, बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो किस संघ के जंतु जो है ना ये स्पंज के समान होते हैं? ये पोरीफेरा स्पंज के समान जो है वो होते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस प्राणी जगत जो है ना इसका सबसे बड़ा संघ हो जाएगा? तो ये आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। और पृथ्वी पर लगभग 2/3 जो है ना जंतु जो है यानी जाति किसका हो जाएगा? ये आर्थ्रोपोडा का ही हो जाएगा। देखिए झींगा में कितना जोड़ी टंगड़ी होता है? 19 जोड़ी। झींगा में 19 जोड़ी यानी 38 को टंगड़ी होता है। देखिए कभी खाने वक्त नहीं गिनते होंगे। झींगा में कितना होता है? 38 टंगड़ी होता है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
कि झींगा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्राउन। प्राउन कहते हैं, झींगा क्या कहते हैं? प्राउन कहा जाता है। बताइए तिलचट्टा में कितना चेम्बर होता है? 13 जो चेम्बर जो है, ये 13 चेम्बरों का बना होता है। बताइएगा सिल्वर फिश यानी कि रजत मीनाव जो है ना, इसमें पंख होता है? इसमें पंख जो है वो नहीं होता है। और सिल्वर फिश मछली है या कीट है? ये कीट है। सिल्वर फिश क्या है? कीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा जो आवास, अगला क्वेश्चन बताइएगा जो कॉर्ड जो है ना, कॉर्ड यह किस महासागर में पाई जाती है? ये अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। और यह किस तेल के लिए प्रसिद्ध है? यकृत तेल, जिसको लीवर ऑयल भी कहा जाता है। कॉर्ड मछली की एक प्रजाति है जो कि लीवर ऑयल के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। और लीवर ऑयल जो है ना, यह किस मतलब महासागर में पाया जाता है? अटलांटिक महासागर में जो वो पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेगा, काला जर किस मक्खी से होता है? मक्खी पूछ रहे हैं, ये बालू मक्खी से होता है। किससे होता है? बालू मक्खी या सैंड फ्लाई से जो है वो होता है। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो कि डायफ्राम जो होता है ना, इसकी उपस्थिति स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण है। स्तनधारियों में डायफ्राम पाया जाता है, इसका ये मतलब बताइएगा। कोशिका द्रव में जो है ना, ये झिल्ली में जो है ना, मतलब कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त सभी कोशिकांग जो होते हैं ये उपस्थित होते हैं। और कोशिका द्रव में जो है ना, राइबोसोम कितने एस प्रकार के पाए जाते हैं? 70। इसमें दोनों एस पाए जाते हैं, 70 और 80 दोनों एस प्रकार के राइबोसोम जो है वो पाए जाते हैं। सर्वग्राही इकाई हो जाएगी एस मतलब। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है जो बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो डीएनए में जो है ना, डीएनए में कितने ऑक्सी राइबोस पाई जाती है? ये 2 राइबोस पाई जाती है। और आरएनए में जो है ना, यह कितने प्रकार की कार्बन शुगर पाई जाती है? ये 5 प्रकार के कार्बन शुगर पाई जाती है। बताइएगा कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एमआरटी हो जाएगा, मतलब समझ रहे हैं ना, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो प्लाज्मा झिल्ली जो है ना, वह किस किस से बनी होती है? लिपोप्रोटीन से जो है वो बनी होती है। चलिए आगे बताइएगा जो नाभिक के अलावा जो है ना, कोशिका के कोशिकांग में डीएनए कहाँ स्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में स्थित होता है। बताइएगा कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? यानी पादप कोशिका में सेल वॉल जो है ये किसमें होता है? पादप में होता है, किसमें नहीं होता है? जंतु में नहीं होता है। समझ रहे हैं वकील साहब? किसमें होता है? पादप में होता है, जंतु में नहीं होता। पादप में होता है, पेड़ पौधा में होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्र कणिका जो इसको हिंदी में कहा जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है जो तंत्रिका कोशिका का अन्य नाम क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा जो मनुष्य के आंत की लंबाई कितनी फीट होती है? 22 फीट होती है। कितनी फीट होती है? 22 फीट। और एक फायदम में क्या फीट? 6 फीट। वाह क्या बात है, सुबह का अच्छा जवाब दिए। एक फायदम में 6 फीट होता है। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बताइए किसकी आंत जो है ना वो अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती है? ये शाकाहारी की क्या होती है? शाकाहारी की जो वो अधिक लंबी होती है। चलिए आगे बताइएगा पित्तरस जो स्रावित होता है वो कहाँ स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा जो है वो होता है। चलिए आगे बताइएगा पित्तरस जो है ना, यह किस मतलब इसका प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय या क्षारीय होती है? ये हल्का या भारी क्षारीय होती है? हल्का क्षारीय होता है। क्या होती है? हल्का क्षारीय जो है पित्तरस जो है वो होती है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मनुष्य जो है ना, मनुष्य इसका आंत जो है ना, इसका आंत रस लगभग कितना दिन जो है प्रतिदिन कितना लीटर आंत रस स्राव करता है? ये 2 से 3 लीटर जो है वो आंत रस स्राव जो है वो होते रहता है। बताइएगा जो बताइएगा कि अग्नाशय जो होता है ना, अग्नाशय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेनक्रियाज कहा जाता है। अग्नाशय जो है ना वो किस आकार की होती है? यू आकार की होती है। अग्नाशय यू आकार का और अमाशय जे आकार का। अग्नाशय अग्नाशय, पेनक्रियाज यू आकार का, जेड नहीं, अमाशय हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा यू आकार का और अमाशय पूछेगा तो जे आकार का। और गर्भाशय नाशपाती के समान। ये नाशपाती के समान होता है। और मुट्ठी जो बोल रहे हैं वो बंद मुट्ठी जो होता है वो हृदय होता है। वो हृदय कैसा होता है? बंद मुट्ठी के आकार का होता है।
और प्याली की आकार की संरचना किसकी होती है? बोमेन संपुट की होती है। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है, जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा निकालता है, यह किसका सूत्र हो जाएगा? ये अप्रकाश संश्लेषण का सूत्र जो है वो हो जाएगा। बताएगा स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है ना 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 70 से 80 बार के बीच में, 70 से 72 बार क्या होता है? धड़कता है। बताइएगा कि मनुष्य का हृदय जो होता है ना, ये किससे घिरा हुआ रहता है? ये पेराकार्डियम से क्या होता है? घिरा हुआ रहता है। बताइएगा कि प्रकुंचन दाब, जिसको सिस्टोलिक प्रेशर, वाह अब्दुल्ला जी, सिस्टोलिक प्रेशर भी होता है, और सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 120 होता है, 120 mm होता है। और डायसिस्टोलिक पूछेगा तो ये 80 mmHg जो है वो होता है। और यही सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक के अंतर को जो होता है ना, वो अंग्रेजी माध्यम कमजोर है थोड़ा, उसमें आपको चिंतित नहीं होना उसके लिए, अंग्रेजी माध्यम थोड़ा सा कमजोर है। तो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक के जो बीच का अंतर होता है वो कितना mmHg होता है? 40 mm, यानी 120 में से 80 का कितना होगा? 40 mmHg होता है। और यही अंतर को जो है ना, ये नाड़ी दाब जो है इसी को कहा जाता है। 40 mmHg क्या कहता है? नाड़ी दाब कहते हैं। नाड़ी में जो बड़ी रह हो जाएगा वो हाथ वाला नाड़ी हो जाएगा, और छोटी रह हो जाएगा तो वो जिसको स्त्री कहते हैं वो नाड़ी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये भी नाड़ी में अंतर हो जाता है। चलिए आगे बताइएगा कि सीने में तेज दर्द होना, तेज पसीना आना, जी मचलाना और बाहों में दर्द और झंझनाहट होना, यह किसका लक्षण हो जाने वाला है? हार्ट अटैक का लक्षण है। और हार्ट अटैक आने से पहले के 1 घंटा को कौन सा आवर कहते हैं? गोल्डन आवर जो है वो कहा जाता है। बताइएगा कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो होती है ना, तो कौन सी धमनी कहते हैं? महाधमनी कहते हैं। धमनी में सिरा कहाँ से घुसा रहे हैं? महाधमनी। और धमनी जो होती है हमेशा कैसी खून लेके उड़ती है? वो शुद्ध रक्त। धमनी शुद्ध रक्त, और सिरा होता है तो अशुद्ध रक्त होता है। और एक बात और ध्यान रखिए, जैसे में अगर फुफ्फुस लग जाएगा तो ठीक इसका विपरीत हो जाता है। फुफ्फुस धमनी जो है हमेशा अशुद्ध रक्त लेके आएगा, और फुफ्फुस सिरा पूछेगा तो ये शुद्ध रक्त लेके चलता है। चलिए बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि मनुष्य के रक्त में अगर खून की कमी हो रही है तो एनीमिया रोग होता है, और खून अगर अधिक हो गया तो एस्कीमिया रोग। एस्कीमिया खून की अधिकता से और खून की कमी से एनीमिया रोग होती है। बताइएगा एक स्वस्थ मनुष्य जो है ना, रक्त का कुल मात्रा कितना लीटर होता है? 5 से 6 लीटर जो है वो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि रुधिर का थक्का जमना जो है ना, यह कैसी प्रक्रिया हो जाएगी? ये जटिल प्रक्रिया हो जाएगी। कैसी प्रक्रिया हो जाएगी? जटिल प्रक्रिया जो हो जाएगी। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो WBC जो होता है ना, WBC, इसमें लसिका सेल पाया जाता है, और यह सबसे छोटी होती है। और लसिका सेल में जो है ना 2 प्रकार का लसिका सेल होता है, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। अब आते हैं रुधिर वर्ग में, और रुधिर वर्ग का खोज किस द्वारा किया गया था? स्कॉटलैंड स्टीनर के द्वारा खोजा गया था। आगे बताइएगा कि रुधिर वर्ग अगर हमारे पास ए है तो हमारे पास एंटीजन भी कौन होगा? ए होगा। ए बड़का वाला होगा, और एंटीबॉडी पूछेगा तो बी। कौन बी? छोटा वाला बी। समझ रहे हैं ना? अगर बताइएगा हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप है तो हमारे पास एंटीजन भी कौन होगा? ए बी होगा। लेकिन हमारे पास एंटीबॉडी कौन होगा? कुछ नहीं होगा। एंटीबॉडी उसमें जो है अनुपस्थित रहता है। 2 वाला में एंटीबॉडी क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अब हमारे पास अगर रुधिर वर्ग बी है, हमारा ब्लड ग्रुप बी है, हमारे पास एंटीजन भी कौन होगा? बी। लेकिन एंटीबॉडी कौन होगा? छोटका वाला ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ओ है तो हमारा एंटीजन क्या होगा? नहीं होगा। इसमें एंटीजन नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी होगा। और क्या होगा? छोटका वाला ए बी हो जाएगा। छोटा वाला ए बी हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कि वृक्क में जो पथरी होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का जो है वो बना होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि मूत्र के स्रावन को कौन से दवा के द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो ये आपको डायूरेटिक औषधि द्वारा क्या कर सकते हैं? उसको बढ़ा सकते हैं। यानी मूत्र के स्रावन को किस औषधि द्वारा बढ़ा सकते हैं? डायूरेटिक औषधि द्वारा जो है वो बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, छोड़ ही देते हैं कुछ देर में, बता दीजिएगा। कुछ ही क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा कुछ अच्छा क्वेश्चन जो आने वाला है बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो ग्रंथियां जो होती है ना कितनी प्रकार की होती है? मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, अंदर बाहर और मिक्सचर वाला। अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि हो जाएगी। तो लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, ये सब कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? यह सभी बहिःस्रावी हो जाएगी। ठीक है, लार स्रावी हो जाएगा ये वही। श्वेत ग्रंथि मतलब समझते हैं ना? पसीना, ये पसीना निकालने वाले ग्रंथि जो होती है ये होती है। और कुष्ठा भी है जो
श्वेत ग्रंथि होठ में होता है? होठ में नहीं होता है, पूछता है सभी। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो पीयूष ग्रंथि, उसके बाद थायराइड ग्रंथि, ये सभी जो है ना कैसी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो अग्नाशय जो है ना, अग्नाशय यह कैसी ग्रंथि है? ये मिश्रित ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो सबसे पहले खोजा गया हार्मोन जो है ना, कौन सा हार्मोन हो जाएगा? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो है सबसे पहले खोजा गया जो है वो हार्मोन जो है वो हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि हार्मोन का जो है ना आणविक भार कम होता है अधिक होता है? इसका कम होता है। मार दिया अंदाज मुझका का अधिक होता है। हार्मोन का आणविक भार क्या होता है? ये कम होता है। तो अधिक किसका होता है? एंजाइम का अलग होता है। एंजाइम का क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा जो मनुष्य में पाए जाने वाले, बताइएगा कि जनन अंग जो है ना यह किस ग्रंथि में आएगा? ये अंतःस्रावी ग्रंथि में आएगा। जनन अंग किस में आएगा? अंतःस्रावी ग्रंथि। ये अंदर का मामला है, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा थाइमस ग्रंथि किस ग्रंथि में आएगा? ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि में ही आएगा। चलिए अग्नाशय किस में आएगा? ये दोनों में आएगा, अंत में भी आएगा और बाह्य में भी आएगा। बताइएगा कि पीयूष ग्रंथि किस में आएगा? अंत में। थायराइड ग्रंथि अंत में आएगा। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि ये भी अंत ग्रंथि आएगा। बताइएगा कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है यह किस में स्राव होता है? महिला में। और एंड्रोजन पुरुष में। और प्रोजेस्टेरॉन महिला में। टेस्टोस्टेरोन पुरुष में। आप बताइए अंग्रेजी माध्यम में क्या होता है? पुरुष में पाया जाता है। पुरुष मतलब मेल। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो अब टू ग्रंथियों क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। और थायराइड ग्रंथि जो है ना यह जो है ये जो है श्वास नली के दोनों ओर स्थित होता है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगी? यकृत होगी। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो यकृत पूछेगी। और उसी में पूछ जाएगा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होगी? तो क्या होगा? यही अब या थायराइड ग्रंथि जो है यही हो जाएगी। बताइएगा कि एड्रिनल ग्रंथि को हिंदी में क्या कहते हैं? लरोरो कहते हैं। अधिपरी ग्रंथि कहते हैं। इसमें हार्मोन रिलीज होता है लरो और पुरो, इससे हार्मोन रिलीज जो है वो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा जो पैराथायराइड ग्रंथि का अन्य नाम क्या हो जाएगा? ये पैरा अवटू ग्रंथि। अगर थायराइड है तो अवटू ग्रंथि और पैराथायराइड है तो पैरा अवटू ग्रंथि जो ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए मानव शरीर की दूसरी सबसे ग्रंथि कौन हो जाएगी? अग्नाशय। बड़ी हाथ नहीं, अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है ना। और अग्नाशय को ही मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। बताइएगा कि अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है जिसके कारण भोजन पूरा पच जाता है? ये पूर्ण पाचक रस जो निकलता है जिसके कारण क्या होता है? भोजन जो है वो पच जाता है। बताइएगा कि ग्लूकागोन हार्मोन जो है ना वो कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। आप तो सब जानते हैं। अब अग्नाशय के किस सेल से निकलता है? अल्फा सेल, बीटा सेल से। ये ग्लूकागोन जो है ये अल्फा सेल से निकलता है। ग्लूकागोन अल्फा सेल से निकलता है। और अग्नाशय के बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? बीटा सेल से। और ग्लूकागोन अल्फा से। याद रखिएगा वकील साहब ग्लूकागोन कहाँ से निकलता है? अल्फा से। निकाल के नहीं देखना आपको रात में। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पुटकीय हार्मोन को ही एस्ट्रोजेंस भी कहते हैं। पुटकीय हार्मोन को एस्ट्रोजेंस भी कहते हैं। और यह नारी का विकास हार्मोन कहलाते हैं। एस्ट्रोजेंस हो जाए ना कैसा हार्मोन है? नारी का विकास हार्मोन हो जाएगा। बताइएगा जो पुरुष का जिस प्रकार जो है नारी का विकास हार्मोन एस्ट्रोजेंस हो गया, उसी प्रकार पुरुष का विकास हार्मोन कौन हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन जो है ये हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि नर में, किसमें? नर में। देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, कैसे बोलते छोड़ देने के लिए इसको। नर में उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में कितने जोड़े वृषण स्थित होते हैं? एक जोड़े। आप बाबा करवाते हैं इसमें एक जोड़े वृषण क्या होते हैं? स्थित जो है वो होते हैं। वकील साहब ठंड रखिए। एक जोड़े क्या होते हैं? वृषण जो है वो स्थित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। सुनिए, अल्लाह ने कीजिए, बात समझने का प्रयास कीजिए। हो गया बीच बीच में थोड़ा। अब सुनिए क्वेश्चन कि नरों में प्रथम लैंगिक अंग कौन हो जाता है? ऑप्शन सुनिएगा, वृषण, शिशन, उसके बाद प्रोटेस्ट ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। तो वृषण, प्रोटेस्ट ग्रंथि नहीं वृषण होगा। नरों का प्रथम यौन अंग क्या हो जाएगा? वृषण हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा, शिशन नहीं क्या होगा? वृषण होगा। शिशन नहीं वृषण होता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि यूरिया जो है ना किसमें संश्लेषित होता है? यकृत में। यूरिया संश्लेषित किसमें होता है? यकृत में होता है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो मानव में श्यानता का कारण जो है ना किसमें प्रोटीन का होना है?
तो ये रक्त में प्रोटीन का होना, यानी मानव रक्त की श्यानता अगर होती है तो किसके कारण रक्त श्यानता होती है? तो प्रोटीन के कारण क्या होती है? रक्त में श्यानता, तभी ना रक्त गाढ़ा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अब जो है ना उसको छोड़ देते हैं, बाकी जो बचा वो फिर किसी नेक्स्ट संडे में जब उसको देखा जाएगा। तो जी सर, इसके समय याद दे रहा हूं। अब जो है, जो कि हर दिन के भांति जो कि वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछने का सिलसिला रहता है, तो कल के लिए क्वेश्चन सुन लीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन सुनिएगा कि विश्व की पहली बायोनिक आंख जेनेरिक्स बायोनिक विजन सिस्टम को कहां विकसित किया गया है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि पहली बायोनिक आंख जिसका नाम हो जाएगा जेनेरिक्स बायोनिक विजन सिस्टम, यानी जेनेरिक्स बायोनिक विजन सिस्टम जो है, इसको कहाँ लॉन्च किया गया है, किस देश में लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर ये छोटा सा प्रयास था हम लोग के द्वारा, जो कि एक क्विक बुक के माध्यम से जो है ना पूरे साइंस में, जिसमें जो कि दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है, और हम फिर से आपको बुक दिखाए थे, ये आपको ग्रीन कलर का बुक है दृष्टि पब्लिकेशन का, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों चीज दिया गया था। तो एक रिविजन कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर रिवीजन अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सीखने को मिला होगा तो ये उससे भी अच्छी बात है, आप दूसरा बार देख के इसको फिर से सीख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, इसके अगले सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे FMSC परिवार को यूं ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।